हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होगे। तो जैसा कि आपको पता है, जो प्रीवियस ईयर बीपीएससी टीडीआर 2 और बीपीएससी टीडीआर 1 में जो और बीपीएससी 69 में जो क्वेश्चन आया था उसको हम आपको करवा रहे हैं, जिसमें हम आपका हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो टॉपिक है वो आपका ज्योग्राफी से है। ज्योग्राफी के बाद इकोनॉमिक्स होगा, फिर आपका साइंस का सब्जेक्ट होगा। तो देखिए, यहाँ ज्योग्राफी का सवाल है। तो सवाल नंबर हम 9 तक करवा चुके थे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। तो सेशन को स्किप नहीं करना, अच्छे से देखना है और अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच इसे शेयर भी करना है। जैसा कि आप लोग के मांग पर ये वीडियो हम बना रहे हैं, तो उम्मीद है आप लोग अपने दोस्तों के बीच ज़रूर करेंगे शेयर। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? क्वेश्चन कह रहा है कि किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय जो है एक दूसरे को काटती है। ऑप्शन पहला है बुलखंड, दूसरा है बघेलखंड और तीसरा है मालवा और डी में उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? बघेलखंड हो जाएगा, बी आपका राइट हो जाएगा। बघेल, ये बीपीएससी 69 पीडी में पूछा गया प्रश्न है। बलखेल पहाड़ पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। बघेलखंड का क्षेत्र मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित महानदी के तट पे भौसा मुंडा भारत का एकमात्र स्थान है जहाँ कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे से काटते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, साइलेंट वैली इस जो है शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में, असम में, केरल में। उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। ये जो बीपीएससी टीडीआर 2 में पूछा गया, शिफ्ट 2 में पेपर 3 का प्रश्न है। शांत घाटी किस राज्य में है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल में, सी आपका राइट हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन थे पर्वतीय, पठारी एवं मैदानी क्षेत्र और एवं दर्रे से कुछ प्रश्न थे। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया था, निम्नलिखित श्रेणी को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर में, पहला है लद्दाख, दूसरा है काकोरम, तीसरा है पीर पंजल, चौथा है जास्कर और नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही एक्शन को चुनना है। ठीक है, तो यहाँ आपको यहाँ ऑप्शन है 1 3 2 4 2 1 4 3 3 4 1, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। दो, ठीक है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए बी में है, पहला हो जाएगा। दूसरे नंबर पे कौन सा है? तो ये हो जाएगा, फिर लद्दाख हो जाएगा, फिर जास्कर हो जाएगा, तब फिर पंजाल हो जाएगा। ठीक है, 2 1 4 और 3। ठीक है, यहाँ देखिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2 1 4 3, बी आपका साइड। पर्वत श्रेणी के उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम जो है वो पहला काकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर, फिर पंजाल है। ठीक है, ये बीपीएससी टीडीआर 2 में पूछा गया पेपर 4 में। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित क्षेत्रों में किसकी शून्य हिम रेखा है? पहला है भूमध्य क्षेत्र, दूसरा हिमालय क्षेत्र और तीसरा है आल्प्स क्षेत्र। उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। बीपीएससी टीडीआर 2 में पूछा गया पेपर 2 का प्रश्न है, जो 9/12/2023 को प्रश्न हुआ था। इनमें से पूछा गया निम्नलिखित क्षेत्रों में किस न्यून हिम रेखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आल्प्स क्षेत्र की, सी आपका राइट हो जाएगा। देखिए, पर्वतीय व ध्रुवीय क्षेत्र का वह रेखा जिसके ऊपर वर्षाभर हिम आवरण रहता है तथा बर्फ पूर्णतः कभी नहीं पिघलती। आसान हिम रेखा काफ़ी नीचे होती है। आल्प्स क्षेत्र में हिम रेखा सामान्य 2700 मीटर की ऊंचाई तक होती है, जबकि हिमालय क्षेत्र में इसकी ऊंचाई 4500 मीटर। भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर हिम रेखा सर्वाधिक ऊंचाई पाई जाती है। भूमध्य रेखा पर जो हिम रेखा है वो सर्वाधिक ऊंचाई में पाई जाती है, ये बात भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14 है, मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? मालनाड, ये बीपीएससी स्कूल टीचर 23 पेपर 4 में पूछा गया प्रश्न है। पहला है तेलंगाना पठार, दूसरा है महाराष्ट्र पठार, तीसरा है कर्नाटक का पठार, चौथा है उपयुक्त से एक से अधिक या फिर उपयुक्त से कोई नहीं। मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? कर्नाटक पठार से, सी आपका राइट हो जाएगा। मालनाड क्षेत्र का संबंध भारत के कर्नाटक पठार से है। यह पठार धारवाड़ पर्वतीय प्रणाली में ज्वालामुखी चट्टान के ग्रेफाइट से मिलकर बना है। इस पठार का नामकरण कर्नाड, किसका अर्थ है काली मट्टी की भूमि के नाम पर किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय भाग को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है कुमाऊं का क्षेत्र, बी है असम का क्षेत्र, सी है नेपाल का क्षेत्र, डी है उपयुक्त से एक से अधिक, ई में है इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर
पेपर 2 शिफ्ट 2 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो गया, सतलुज और काली नदियों के बीच हिमालय के भाग को कौन से कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। ये आपका राइट हो जाएगा। कुमाऊं हिमालय सतलुज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय का भाग है। इसकी पश्चिमी भाग गढ़वाल हिमालय और पूर्वी भाग कुमाऊं हिमालय। पश्चिमी भाग को क्या कहा जाता है, गढ़वाल हिमालय, और पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है, कुमाऊं हिमालय। यह पंजाब हिमालय से अधिक ऊंचा है। नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि प्रमुख चोटियां इसी भाग के। गंगा यमुना का उद्गम भी यहीं से होता है। ठीक है, अब कुछ है अपवाद तंत्र प्रमुख घाटियां, प्रपात एवं झील। क्वेश्चन नंबर 16 है चाप झील। क्या है चाप झील, जिसको ऑक्सब्रो झील में पाई जाती है। पहला है हिमनदों में, नदी घाटियों में, रेगिस्तान में, उपयुक्त से एक से अधिक या फिर उपयुक्त से कोई नहीं। बीपीएससी टीआर 2 में पूछा गया प्रश्न है पेपर 1 में। चाप झील मतलब ऑक्सबो झील पाई जाती है नदी घाटियों में, भी आपका राइट हो जाएगा। चाप झील ऑक्सबो लेक नदी घाटियों में पाई जाती है। मैदानी भागों में प्रवेश करने के उपरांत नदी क्षैतिज अपवर्तन कारण कई घुमावदार मोड़ों से होकर प्रभावित होती है। ये मोड़ नदी के विसर्ग कहते हैं। इनमें घुमावदार मोड़ के विस्तृत होने के उपरांत नदी अपने विसर्ग को छोड़कर सीधे मार्ग से प्रभावित होती है। इन विसर्गों को जल भर जाने से निर्मित झील में गोपुर झील या चापार, इसको गोपुर झील या चापार झील भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है चिनाब नदी अंत सिंध नदी में कहाँ पर मिलती है। चिनाब नदी जो है अंत सिंध नदी में कहाँ पर मिलती है। पहला है मिथन कोट पे, दूसरा है तांदी पे, तीसरा है अहमदपुर सियाल में, और डी में उपयुक्त से एक से अधिक, और ई में इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआर 2 में पेपर 3 का पूछा गया क्वेश्चन है। चिनाब नदी अंत सिंध नदी से कहाँ पर मिलती है, मिथन कोट, ये आपका राइट हो जाएगा। चिनाब नदी सिंधु के सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब नदी जो है वो सिंधु का, ठीक है, वहाँ सिंध नहीं लिखा हुआ है, सिंधु है। ठीक है, सिंधु नदी से कहाँ मिलती है, मीनकोट में। चिनाब नदी जो है वो सिंधु का सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह बारह लाचा दर्रे के दोनों ओर से निकलने वाली चंद्र और भागा नामक नदियों में टांडी में मिलने से बनती है। ये अखनूर जम्मू कश्मीर के निकट मैदान में प्रवेश करती है। यह मिथन कोट के पास सिंध नदी से मिल जाती है। चिनाब नदी में महत्वपूर्ण जल परियोजना बागिर सलाल दुलहस्ती, ठीक है, सिंधी नदी सिंधु में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ निम्नलिखित नदियों में सबसे बड़ा जल गढ़ा क्षेत्र किसका है। इनमें से सबसे बड़ा जल क्षेत्र गढ़ा पूछा गया। पहला है काली नदी, पोनानी, पेरियार, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। बीपीएससी टीआर 2 में पूछा गया प्रश्न शिफ्ट 2 पेपर 3 में पूछा गया क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में सबसे बड़ा जल गढ़ा क्षेत्र किसका है। पोनानी, भी आपका राइट हो जाएगा। उपयुक्त दी गई नदियों में पोनानी भारत पूजा नदी का जल गढ़ा क्षेत्र सबसे बड़ा है। पोनानी नदी का जल गढ़ा क्षेत्र 5397 वर्ग किमी है। इसके पश्चात पेरियार नदी का जल गढ़ा जो है 5243 वर्ग किमी, और काली दी नदी का जल गढ़ा जो है वो 5179 वर्ग किमी। यह जल गढ़ा क्षेत्र में विशिष्ट क्षेत्र है। यहाँ पानी नदी द्वारा बहाए जाने पर पहले एकत्रित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कोसी मैदानी का मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। कोसी मैदानी मध्य समुद्र का ऊंचाई, ये बीपीएससी में भी पूछा गया था और बीपीएससी टीचर 2 में भी देखिए रिपीट किया गया इस क्वेश्चन को। कोसी की मध्य समुद्र तल की औसत ऊंचाई कितनी हो जाएगी, आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर हो जाएगा आपका, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है गंडक नदी का दूसरा नाम है। बूढ़ी गंडक, महानंदा, नारायणी, पुनपुन, ये 69 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी है, सी आपका राइट होगा। गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी है। इसका उद्गम नेपाल सीमा के पास तिब्बत समुद्र तल में 7620 मीटर ऊंची से होता है। यह नदी नेपाल तथा भारत के उत्तरी भाग में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 630 किमी है, जिससे 185 किमी नेपाल तथा 445 किमी भारत में विस्तृत है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है स्वर्णरेखा नदी निम्नलिखित में किस गांव के पास से निकलती है। ओरमाझी, मंदार, हेडल, नगरी। बीपीएससी 69 का पूछा गया प्रश्न है स्वर्णरेखा नदी निम्नलिखित में किस गांव के पास से निकलती है, तो ये हो जाएगा डी नगरी। स्वर्णरेखा नदी झारखंड के रांची के नगरी नामक स्थान से निकलती है, जो उड़ीसा से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी है राडू, कांची और खड़कई। क्वेश्चन नंबर 22 है जल प्रपात और नदी निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है। पहला जोग शरावती, कपिल धारा कावेरी, धुआंधार गोदावरी, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। आपको पता है धुआंधार जो वो कावेरी नहीं होगा, नर्मदा होगा, तो ये आपका गलत है, गलत पूछा गया, सी आपका राइट होगा। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से नर्मदा नदी पर स्थित है, न कि गोदावरी नदी पर। ठीक है, जबकि कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में अमरकंटक जिले से स्थित है, न कि कावेरी नदी पर। ठीक है, कपिल धारा भी क्या है आपका कावेरी पर नहीं है। ठीक है, ये किस पे है,
ये नर्मदा अमरकंटक जिले पे। हाँ, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त से एक से अधिक हो जाएगा, बी और सी। ठीक है, और जो पश्चिमी कर्नाटक के शिवमोगा जिले में शरावती नदी पर स्थित है, दूसरा सर्वोच्च जलप्रपात है। इसका नाम महात्मा गांधी, मतलब देखिए जो गरसोप्पा जलप्रपात पश्चिमी कर्नाटक में शिवमोगा जिले में शरावती नदी पर स्थित है और दूसरा सर्वोच्च जलप्रपात है। अगर पूछेगा दूसरा सर्वोच्च जलप्रपात है वो इसी को कहते हैं, और इसका नया नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। किसका? जो गरसोप्पा का। क्वेश्चन नंबर 23 है, लिखा पानी क्या है? लिखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? लिखा पानी हिमनद अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर पेपर 3 का पूछा गया प्रश्न है। लिखा पानी हिमनद भारत से निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। लेखा पानी हिमनद अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। लेखा पानी दर्रे के पास स्थित है। यह हिमनद उच्च हिमालय के अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। ध्यातव्य है कि लेखा पानी असम राज्य में तिनकुसिया जिले में स्थित है, एक नगर जो कि चाय बनाने के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र के उत्तर दिशा में नहीं मिलती है? इनमें से कौन सी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में नहीं मिलती? सुबनसिरी, बेलसिरी, मानस। उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर पेपर 3 में पूछा गया, बीपीएससी टीडीआर 2 में भी पूछा गया प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ई हो जाएगा, उपयुक्त से कोई नहीं। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय उत्तर में तिब्बत के पठार पर स्थित मानेश्वर झील के पास निकलती है और हिमालय के साथ साथ पूर्व की ओर बहती है। यह 3 देश चीन, भारत तथा बांग्लादेश से होकर प्रभावित होती है। चीन तिब्बत पठार इसे सांगपो, चीन में जो है तिब्बत पठार को सांगपो नदी, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी, असम में ब्रह्मपुत्र नदी, बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानी जाती है। दिबांग, लोहित, धनसिरी, कामेंग, मानस, तिस्सा तथा सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र के उत्तर दिशा में मिलने वाली सहायक नदी। उत्तर दिशा से अगर पूछे इनकी सहायक नदी है नाम याद रखिएगा, दिबांग, लोहित, धनसिरी, कामेंग, मानस, तिस्सा, सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र की जो है उत्तर दिशा से मिलने वाली सहायक नदी है। इसको जो है देखिए, यह 3 चीन तथा बांग्लादेश को प्रभावित करती है। चीन में तिब्बत के पठार पर इसे क्या कहा जाता है? सांगपो नदी कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से, असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन है मानसून एवं वर्षा। निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होता है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होता है? पहला है गारो खासी और जैतिका पहाड़ियाँ पे, दूसरा है कोरोमंडल के तट पे, तीसरा है छोटा नागपुर पठार पे, चौथा है उपयुक्त से एक से अधिक और पांचवें में इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीडीआर 2 पेपर 4 में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? तो कोरोमंडल तट भी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे जानते हैं। अक्टूबर और नवंबर के महीने में लौटते मानसून पवनों के द्वारा बंगाल की खाड़ी में जल वाष्प ग्रहण करने के बाद तमिलनाडु तटीय क्षेत्र कोरोमंडल तट में वर्षा होती है, जबकि उत्तर भारत में शीत ऋतु होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, जो रबी की फसलों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में मानसून सीजन का अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मानसून सीजन का अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। पहला है उत्तर और क्या 8 डिग्री उत्तर से 13 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य, दूसरा है 10 डिग्री उत्तर और से 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य, तीसरा है 16 डिग्री उत्तर से 21 डिग्री उत्तर के अक्षांश के मध्य, चौथा है उपयुक्त से एक से अधिक और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीडीआर 2 में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर इसका हो जाएगा, राइट हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, ये आपका हो जाएगा। अब हम आपको इसके बारे में बता देते हैं। भारत का जो मानसून सीजन है अधिकांश चक्रवात 8 डिग्री से 15 उत्तर अक्षांश के मध्य पैदा होता है। बंगाल की खाड़ी में ज़्यादातर चक्रवात अक्टूबर नवंबर माह में बनाते हैं। भारत के चक्रवातों का निर्माण अरब सागर से अधिक बंगाल की खाड़ी में होता है तथा ये चक्रवात अधिक खतरनाक होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि पूछा गया। बीपीएससी स्कूल टीचर 23 में पेपर 4 का पूछा गया प्रश्न है। पहला 1 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 1 नवंबर, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी का समय की तिथि अगर देखा जाए तो 15 अक्टूबर हो जाएगा, बी आपका राइट होगा। दक्षिण पश्चिम मानसून एक प्रकार की मौसमी हवाएं हैं जो हिंद महासागर और अरब सागर की ओर से
भारत के दक्षिण पश्चिम तट की ओर बढ़ते हुए भारत, पाकिस्तान व बांग्लादेश के जून से सितंबर के बीच बारिश कराती है। यह मानसून अक्टूबर व नवंबर माह के बीच वापस लौटता है, जिसे मानसून का निवर्तन कहा जाता है। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि 15 अक्टूबर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, त्रिवार्थ के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? सवाना प्रकार, उष्ण उपोष्ण मानसूनी जलवायु, भूमध्य सागरीय प्रकार, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर पेपर 4 में पूछा गया है। त्रिवार्थ के अनुसार भारत में जलवायु किस प्रकार का है? तो उपोष्ण मानसूनी जलवायु भी आपका राइट होगा। त्रिवार्थ के अनुसार भारत की जलवायु उपोष्ण मानसूनी प्रकार है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 डिग्री से 35 अक्षांशों के मध्य भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र, इसका विस्तार महाद्वीपों के पश्चिम क्षेत्र में पाया जाता है। इस प्रकार की जलवायु को ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। यहाँ रसदार प्रकृति फलों उत्पादन होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में कौन सी मध्यवर्ती गंगा की मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? पहला है, यह गंगा और उसकी सहायक नदियों के अववाह के क्षेत्र में स्थित है। दूसरा, इसको 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है। तीसरा, यहाँ प्रति वर्ष 1 सेमी से अधिक वर्षा होती है। डी में उपयुक्त से एक से अधिक, ई में इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 23 में पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी मध्यवर्ती गंगा मैदानी जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? तो क्या हो जाएगा आपका? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब इनके बारे में जान लेते हैं। मध्यवर्ती गंगा की मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश का अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, छोटा नागपुर पठार को छोड़ के क्षेत्र में शामिल है। यह एक उपजाऊ जलोढ़ मैदान है जो गंगा नदी और उसकी सहायक नदी द्वारा बनाया गया है। यह प्रतिवर्ष 75 सेमी से 150 सेमी की वर्षा होती है। उपरोक्त में सभी विकल्प जो है गंगा नदी के कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता है तथा अशिष्ट उत्तर ई होगा। मतलब इसमें से पूछा गया कि इनमें से कौन नहीं है, तो ये सब जो है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, जीटी त्रिवार्थ के अनुसार भारत में एएम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। ऑप्शन है मेघालय का पठार, पश्चिमी तट, कोरोमंडल तटीय क्षेत्र, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर पेपर 2 शिफ्ट 2 में पूछा गया। तो क्या हो जाएगा? पश्चिम तट। अमेरिकी भूगोलवेत्ता ग्लेन थॉमस टिवार्ट ने वर्ष 1966 में जलवायु वर्गीकरण का प्रणाली को प्रस्तुत किया। टिवार्ट के अनुसार दुनिया के 6 प्रमुख जलवायु क्षेत्र हैं। एम प्रकार की जलवायु भारत के पश्चिमी तट मैदान के क्षेत्र में पाई जाती है। यह उष्णकटिबंधीय मानसून के प्रकार की जलवायु क्षेत्र है। अब क्वेश्चन है वन क्षेत्र से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते। पहला है कर्नाटक में, दूसरा आंध्र प्रदेश में, तीसरा है तमिलनाडु में, चौथा उपयुक्त से एक से अधिक, पांचवा इनमें से कोई नहीं। ये बीपीएससी टीडीआर 2 में पूछा गया पेपर 2 का प्रश्न है, कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते तमिलनाडु में। सी आपका राइट हो जाएगा। कांटेदार जंगल व झाड़ियाँ ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा की मात्रा 70 सेमी से कम हो। तमिलनाडु राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून व उत्तर पूर्वी मानसून दोनों के द्वारा वर्षा होती है, इसलिए कांटेदार जंगल पाए जाने वाले अनुकूल परिस्थिति नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 32 है, घास के मैदान, झाड़ झंझाड़, वन बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों व्यक्ति तथा समुदाय सभी से संबंधित है, उन्हें क्या कहा जाता है? घास के मैदान, झाड़ झंझाड़, वन बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों व्यक्ति तथा समुदाय सभी से संबंधित है, क्या कहा जाता है? सुरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। बीपीएससी टीडीआर 2 में पूछा गया पेपर 2 का प्रश्न है, उसे क्या कहा जाता है? अवर्गीकृत वन। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में, केरल में, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। भारत में, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा पाए जाते हैं, क्या हो जाएगा? उपयुक्त से एक से अधिक। अब चलिए पता करते हैं इनमें से डी में से कौन कौन हो जाएगा आपका। तो आगे देख लीजिए ऑप्शन में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाने ये वन भारत के पश्चिमी घाट, असम के ऊपरी हिस्से, तमिलनाडु तट, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते। इस प्रकार डी होगा। ठीक है, तमिलनाडु और ये हो जाएगा कर्नाटक, और ठीक है इसीलिए इसका क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में 1952 के राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होगा? 25, 33, 39, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। भारत में 1952 के वन नीति का उल्लेखित, राइट आंसर बी हो जाएगा 33। भारत में 1952 में राष्ट्रीय वन नीति का उल्लेखित देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत 33% होना चाहिए। स्वतंत्र के बाद यह पहली राष्ट्रीय वन नीति थी। इस नीति में वनों को 4 प्रकार में वर्गीकृत किया गया, जो निम्न है: राष्ट्रीय वन, संरक्षित वन, गाँव के जंगल और वृक्ष भूमि।
अब है क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र भूस्खलन प्रवृत्ति प्रोन नहीं है? पहला पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय क्षेत्र, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। बीपीएससी टीडीआर 2 में पूछा गया प्रश्न है, तो क्या हो जाएगा आपका राइट? निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा नहीं है? तो ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें सब है। तो चलिए हम इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारत के भूस्खलन क्षेत्र या हिमालय पर्वत में पश्चिमी व पूर्वी हिस्से पश्चिमी घाट, नीलगिरी, पूर्वी घाट तथा विंध्याचल पर्वतमाला के रूप में से आते हैं। यह क्षेत्र में 15% हिस्सा प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त सतपुड़ा, शिवालिक, मध्य भारत के पठार पर भी यह भूस्खलन घटनाएं देखी जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित है? मालाबार, कोरोमंडल, कोकण, उपयुक्त से एक से उपयुक्त से कोई नहीं। बीपीएससी टीडीआर 2 में पेपर 4 में पूछा गया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है? तो हो जाएगा कोरोमंडल, तट भी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। भारत में संपूर्ण तटीय क्षेत्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रभावित है। यहाँ पूर्वी तट चक्रवात से अधिक प्रभावित रहता है। इसके तटीय क्षेत्र है कोरोमंडल, उत्तरी सरकार है बंगाल की खाड़ी में अक्टूबर से नवंबर में विकसित कुल चक्रवात जो है 58% पूर्वी तट को पार करता है। चक्रवात की उत्पत्ति के लिए सागरीय सतह पर तापमान 25 डिग्री 27 सेल्सियस आदर्श तापमान है। यह तापमान आर्द्रता की सतह आपूर्ति सुनिश्चित करता है तथा चक्रवात को पर्याप्त बल प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हीट वेव, पहला, यह किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तक पहुंच जाता है, उसे हीट वेव कहा जाता है। दूसरा, यदि किसी पहाड़ी इलाके को अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री या उससे अधिक तक पहुंच जाता है, उसे हीट वेव कहा जाता है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? एक, दो, केवल दो, न तो एक न तो दो। ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न था हीट वेव के बारे में। ठीक है, हीट वेव के बारे में आपको है कि पहला, यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान जो है 30 से हो जाए या उससे अधिक पहुंच जाए तो उसे हीट वेव कहते हैं। दूसरा कड़ा, यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो जाए, उससे अधिक तक पहुंच जाए तो हीट वेव कहते हैं। इनमें से कौन सा सही पूछा गया है? तो हम देंगे डी, न तो एक न तो दो। अब देखिए, यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 हो तो उसे अधिक या उससे अधिक पहुँच जाता है, उसे हीट का। यहाँ वहाँ क्या कहा? 30, तो ये वाला गलत हो गया। और दूसरा है, यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान जो है कम से कम 30 से अधिक हो या उससे पहुंच जाए, इससे मतलब ऊपर नीचे प्रश्न को कर दिया था, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि चराई, वनारोपण, वनोन्मूलन, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। अगर हमको बाढ़ को रोकना है तो हम वनारोपण करेंगे, बी आपका राइट हो जाएगा। बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा को रोकने तथा उसके तहत जल प्रवाह होने वाले जन धन की हानि को बचाव के लिए वनारोपण सर्वोत्तम विधि है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को मजबूत जकड़े रहती है तथा पेड़ों की शावर्दिक संख्या घनी झाड़ियां अथवा वन मलबे प्रभावित जल के लिए अवरोधक उत्पन्न करती है तथा उनके लिए भंडारण उपलब्ध कराती है। इस कारण से अफवाह की मात्रा कम हो जाती है, बाढ़ में कमी आती है। इस प्रकार से बाढ़ आने की संभावना कम हो जाती है। नदी जलवाहिका, इसकी क्षमता से अधिक जल बहाव होना जिसके आसपास के अधिवासियों, फसलों व जन सामान्य क्षति में बाढ़। अब कुछ क्वेश्चन जो है चट्टान सेल से हम 50 क्वेश्चन आज करवाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है, गंगा का मैदानी किस प्रकार की मिट्टी से बना है? बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। गंगा का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बना है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, सी आपका राइट हो जाएगा। गंगा का जो मैदानी जलोढ़ मिट्टी से बना है। जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी माना जाता है। भारत के संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। इस मिट्टी में पोटाश, चूना, फॉस्फेरिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी मुख्य बांगर, पुराना जलोढ़ और खादर जो है नया जलोढ़ की वर्गीकृत किया गया है। जलोढ़ मिट्टी को दो भाग में बांटा गया। पुराने जलोढ़ को कहा जाता है बांगर और नया को कहा जाता है खादर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? कर्नाटक में, गुजरात में, उत्तराखंड में, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। निम्नलिखित में किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? राइट आंसर सी हो जाएगा उत्तराखंड, सी आपका राइट हो जाएगा। काली मिट्टी भारत में महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। एक क्वेश्चन क्या पूछा है? निम्नलिखित में किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, काली मिट्टी जो है मिट्टी भारत के महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में प्रमुख पाई जाती है। इसमें रेगुर काली मिट्टी, चरनोजम आदि नामों से जाना जाता है। इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम की प्रचुर मात्रा होता है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस जैविक पदार्थ में कमी पाई जाती है। इसमें जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है, किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी पाई जाती है?
किस राज्य में? उत्तर प्रदेश, बिहार, मेघालय, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। किस राज्य में सबसे अधिक लैटराइट माइनिंग? ये आपका मेघालय हो जाएगा, सी आपका राइट हो जाएगा। ये बीपीएससी टीआर 2 में पेपर 2 में पूछा गया प्रश्न है। उपयुक्त विकल्पों में मेघालय राज्य में सबसे अधिक लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। लगभग 1.26 लाख वर्ग किमी क्षेत्र पर विस्तृत है। यह मिट्टी स्वरूप ईंट जैसी होती है। भीगने पर यह कोमल व सूखने पर कठोर डलीदार हो जाती है। इसका रंग लाल लोहे के ऑक्सीड उपस्थिति के कारण होता है। लैटराइट मिट्टी क्रमश लोहे और मिलियम की समृद्ध होती है। इसमें नाइट्रोजन, चूना, जैविक पदार्थ की कमी होती है। देश में इस प्रकार की मिट्टी को सावर्धिक क्षेत्र पर क्रमश केरल, महाराष्ट्र और असम में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला है धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। दूसरा है अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है। तीसरा है कडप्पा श्रीलंका हीरो के लिए प्रसिद्ध है। डी है पेट्रोलियम भंडार अरावली पहाड़ियों में पाई जाती है। बीपीएससी प्री में पूछा गया ये प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है, बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्रक जो कोडरमा में पाया जाता है यह कथन सत्य है। पहले यह विश्व स्तर पर अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था और इसे भारत में माइका कैपिटल कहा जाता है। वर्तमान में कोडरमा जिले में हजारों एकड़ के अधिक माइका खनन में पट्टे हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू होने के बाद इसे अभ्रक खनन बंद कर दिया गया था क्योंकि सभी खनन पट्टे जंगल के हो गया। नोट है, भारत में अभ्रक में कुल भंडारण लगभग 99% आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा एवं महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45 है, जब मृदा अति क्षारीय तथा उसके पौधे पैदा नहीं होते तो वह मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या करना चाहिए? जब मृदा अति क्षारीय को तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते तब मृदा की गुणवत्ता के लिए क्या करना चाहिए? कार्बनिक पदार्थ, बिना भूजा, चूना, कायला, माइन घोल, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। बीपीएससी टीचर प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। जब मृदा अति क्षारीय हो जाए तथा उसमें पौधा नहीं होता है तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए क्या करना होगा? तो कार्बनिक पदार्थ, ये आपका राइट होगा। मिट्टी में अम्लीय तथा क्षारीय गुण उसमें मौजूद तत्वों के कारण होता है। यदि मिट्टी में हाइड्रोजन आयनों की संख्या अधिक है तो मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होगी। यदि मिट्टी में पोटेशियम की सोडियम आयन की अधिकता है तो मिट्टी क्षारीय होगी। मिट्टी में क्षारीयता को सुधारने के लिए मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो कल हम सिंचाई और नदी घाटी परियोजना लाएंगे, आज की वीडियो को हम यही समाप्त कर रहे हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के प्रश्न के साथ। और इस वीडियो को आप लोग देखिए, अपने दोस्तों के भी शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं कल इसी टाइम में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह।